Hello, how are you, my dear students? Welcome to the beautiful channel Padhai Ka Kavach. Myself, Tosif sir. And today, students, we are going to discuss about the chapter number 5th, Movement Toward Independence, in which, in our previous lecture, we have discussed about the Azad Hind Fauj and Subhash Chandra Bose, as well as the Gandhi-Irwin Pact. After that, Quit India movement, which was started and ignited a flame of independence in the people of India. So let us to carry on our journey. Azad Hind Fauj and Indian Independence League. Azad Hind Fauj and the Indian Independence League. After breaking the tight British security, Subhash Chandra Bose cleverly reached Japan from Berlin in a submarine in 1943. Just a second. Yes. So Subhash Chandra Bose, he was very clear, intelligent officer, which was cleverly reached Japan from Berlin in a submarine in 1943. Moreover, Ras Bihari Bose of Indian Independence League invited Subhash Chandra Bose to be the head of this league. इंडियन इंडिपेंडेंस लीग आईआईएल जिसने स्थापित की, ऐसे रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रण दिया कि भाई आप इस लीग के प्रमुख बनिए. जापान वुड प्रोवाइड एवरी काइंड ऑफ हेल्प फॉर द इंडियन फ्रीडम. भारतीय स्वतंत्रता के लिए जापान जो है वो हर तरीके की मदद करने के लिए तैयार था. इट वॉज प्रोमिस दैट एज जापानीज आर्मी एडवांसेस टुवर्ड्स इंडिया कैप्चरिंग इंडियन प्रोविंसेस, provisional governments would be formed and Japan would give them recognition. जापान के द्वारा ये एक प्रॉमिस दिया गया, यानी कि तय किया गया कि जापानीज आर्मी जो है वो भारत के अंदर अलग अलग प्रांत को कैप्चर करेगी, यानी कि उसके ऊपर अपनी पकड़ बनाएगी. प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म्ड एंड जापान वुड गिव देम रिकॉग्नाइजेशन. और उसके बाद जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनेगी, जापान उसे आइडेंटिफाई करके ये प्रांत उनको सौंप देगा. ऑन जुलाई 2nd 1943, जस्ट अ सेकंड, लेट अस टिक मार्क दिस. On July 2, 1943, Subhash Chandra Bose went to Singapore from Japan, and there he was elected as the president of Indian Independence League on July 4, 1943. 2 जुलाई को 1943 में सुभाष चंद्र बोस जो है वो सिंगापुर गए जापान से, एंड वहाँ पे उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रमुख बनने की घोषणा की 4 जुलाई को. उसके अलावा मोरओवर रास बिहारी बोस वॉलंटियरली रिटायर्ड एज हेड ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज एंड अपॉइंटेड सुभाष चंद्र बोस एज हेड ऑफ आईएनए. रास बिहारी बोस ने अपने पद के ऊपर से स्वैच्छिक तौर पे रिटायरमेंट डिक्लेयर की. ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई मैं अपने पद से रिटायरमेंट लेता हूँ. आज़ाद हिंद फौज के वो मुखिया थे, यानी कि प्रमुख थे, और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को आईएनए यानी कि आज़ाद हिंद फौज का प्रमुख जो है वो नियुक्त किया. इंडियंस रिसाइडिंग देयर गॉट अ प्रॉपर एंड एबल लीडर फॉर फ्रीइंग देयर मदरलैंड. भारत के लोग जो वहाँ पे रह रहे थे उनको एक सक्षम और
एक सही नेता मिला कि जो उनकी भारत भूमि को छुड़वाने में बड़ा कामयाब होगा। सिंस देन सुभाष चंद्र बोस वॉज कॉल्ड नेताजी। तभी से सुभाष चंद्र बोस को एक उपनाम मिला नेताजी। इन हिज स्पीचेस एंड ऑन रेडियो ही गेव स्लोगन्स, चलो दिल्ली, लेट्स मार्च टू दिल्ली, एंड तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। विथ हिज स्किलफुल गाइडेंस ही फॉर्म्ड द पैरेलल गवर्नमेंट। इन सारे नारों से सुभाष चंद्र बोस ने एक नया ही संचार कर दिया भारतीयों के अंदर और अपने बड़े ही कौशल्य तरीके के आदेश से उन्होंने सरकार की रचना की। He tried to convince and urge the Indians residing in Southeast Asia to sacrifice everything for the struggle of independence of India. उन्होंने जो साउथ ईस्ट एशिया में यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर जो भारतीय रह रहे थे उनको मनाने का एक प्रयास किया और उनसे एक अर्ज की कि भाई आप जो है वो अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्योछावर कर दो और भारत की जो स्वतंत्रता की एक नींव है उसमें अपने आप को जोड़ दो। उसके बाद है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट बाय सुभाष चंद्र बोस। लेट अस स्टडी दिस टॉपिक। Subhash Chandra Bose formed a provisional Indian government and he became its prime minister. सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रोविजनल भारतीय सरकार को फॉर्म किया यानी कि बनाया और उसके प्रधानमंत्री बने। He allotted other departments to his companions and formed a cabinet. और मंत्रिमंडल भी अपना रचा और उसके अंदर अलग अलग खाते जो है वो अलग अलग मंत्रियों को दिए। This government was recognized by Japan, Germany, Italy, nationalized China and Burma. इस सरकार को मंजूरी दी जापान, जर्मनी, इटली और दूसरे सभी देशों ने। दिस गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज एंड ट्राई कलर एज अ नेशनल फ्लैग। इट वॉज डिसाइडेड टू हैव इनकम बाय असिस्टिंग जापान, इंडिपेंडेंट रोल एंड बाय प्रॉपर्टी टैक्स। ये गवर्नमेंट आइडेंटिफाई होने के बाद हिंदी जो है उसकी मातृभाषा चुनी गई और तिरंगा जो है वो राष्ट्रीय ध्वज के तौर पे नियुक्त किया गया यानी कि उसे तय किया गया। ऐसा तय हुआ जो भी आमदनी है, इनकम है सरकार को चलाने के लिए वो जापान उसे मदद करेगा और जो प्रॉपर्टी टैक्स होगा उसमें से उनका भाग होगा। नेताजी विजिटेड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स एंड नेम्ड इट एज अ शहीद एंड स्वराज्य। नेताजी ने अंडमान और निकोबार आइसलैंड की जो है एक विजिट की, वहां पे वो घूमे और उन्होंने इन दोनों के दोनों द्वीप को शहीद और स्वराज्य ऐसा नाम दिया। नाउ नेक्स्ट इज द लास्ट स्टेप एंड मार्टियरडम ऑफ सुभाष बाबू। In May 1944, under the leadership of Netaji, his military units captured Rangoon, Prom, Kohima, presently the capital of Nagaland. Then it marched towards Imphal, now capital of Manipur. But after the dropping of 2 atom bombs at Nagasaki and Hiroshima in Japan, the financial assistance to the provisional government stopped. So this is the very crucial situation for the Subhash Babu because the Japan promised the Netaji's government that they would assist their all the expenses regarding the freedom struggle of India. But suddenly in the Second World War, the British government dropped 2 atom bombs at Nagasaki and Hiroshima. So financially Germany is now vanished. So the financial assistance to the provisional government was stopped. British aircraft started warfare against Azad Hind Force and so the condition became critical. British aircraft ने जो है आज़ाद हिंद फौज के ऊपर धावा बोल दिया और तभी उसकी परिस्थिति जो है वो बहुत ही क्रूशियल हो गई यानी कि एक पतले दौर से गुजरने लगी
On August 18, 1945, he started from Taipei airport of Formosa for Tokyo. But his plan caught fire and he got serious burns, and while undergoing treatment, he died. The mystery of his death has remained unsolved till date. फिर सुभाष बाबू जो है वो 18 अगस्त 1945 में ताइपोई एयरपोर्ट से जापान जाने के लिए निकले, लेकिन उनके प्लेन में बीच में ही आग लग गई और बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाने के बाद ट्रीटमेंट के दौरान उनकी मृत्यु हुई। आज भी सुभाष बाबू की जो ये डेथ है यानी कि मृत्यु है वो एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। नेक्स्ट इज अचीविंग इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब स्वतंत्रता पाने की होड़ और भारत के डिवीजन यानी कि दो भाग कैसे हुए उसके बारे में जानेंगे। द कमांडर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वेर अरेस्टेड एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड वेर accused of treason and put on trial. Bhulabhai Desai and Jawaharlal Nehru pleaded their case. भारतीय आर्मी जो है नेशनल आर्मी उसके जवान कमांडर्स जो है उसे हिरासत में ले लिया गया और बंदी बना दिया गया जंग लड़ने के लिए। बुल्ला भाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू ने खुद के केस जो है उनके केस जो है वो लड़े। द वॉल कंट्री टुक कीन इंटरेस्ट इन दिस केस। इस केस के अंदर पूरे भारत देश ने बहुत ही रस लिया। When the British government inflicted them with punishment, there were protests against them in the entire country. जब ब्रिटिश सरकार ने इस केस के ऊपर लोगों को सप्रेस यानी कि दबा देने की उनके विरोध को दबा देने की प्रयत्न किया, तभी लोग जो है वो विरोध आंदोलन करने लगे पूरे देश में। So owing to populist opinion, the government had to withdraw the punishment. This events and with the naval mutiny of Bombay, the British realized their rule in India will no longer be tenable. इन सारी घटनाओं से ब्रिटिशरों ने एक अंदाज़ा लगा लिया कि अब ज़्यादा समय तक ज़्यादा वर्षों तक हम भारत के अंदर शासन नहीं कर सकते। On February 20, 1947, Attlee, the Prime Minister of Britain, announced that the British government shall give all the powers to the government of India as per the cabinet mission formula and shall quit India by June 4, 1948. क्लेमेंट एटली जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को ये ऐलान किया कि ब्रिटिश सरकार जो है वो अपने सभी अधिकार सभी सत्ता भारतीय सरकार को सौंप देगी कैबिनेट मिशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और भारत में से जून 1948 तक वहां से चली जाएगी। Thus, in a changed situation, Mountbatten was appointed as Viceroy in place of Lord Wavell. So इस बदली हुई परिस्थिति के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो वाइसरॉय की तरह नियुक्त हुए लॉर्ड वेवेल की जगह। When he took charge of his post, communal riots had started in India. The condition of India had become pathetic. अब भारत जो है वो दो हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा ऐसा कह रहा था कि हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए और एक ऐसा कह रहा था कि हमें भारत में रहना है। तो जब भी लॉर्ड माउंटबेटन वाइसरॉय की पोस्ट के ऊपर आए तभी भारत में कौमी दंगल जो है वो चालू हो गए थे। इन जुलाई 1946 द कांग्रेस सिक्योर्ड 201 seats out of 210 and Muslim League 73 seats out of 78 from provinces of India for the prior formation of the Constituent Assembly. 1946 जुलाई के अंदर जो चुनाव हुए उसमें से कांग्रेस ने 210 में से 201 सीटें हासिल की, जबकि मुस्लिम लीग ने 78 सीटों में से 73 सीटें जो है वो भारतीय प्रांत में जीत ली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्म होने से पहले। द लीग प्रेशराइज्ड द गवर्नमेंट फॉर पाकिस्तान ऑन 16 अगस्त 1946. So terrible communal riots and tumult spread over India. मुस्लिम लीग ने सरकार के ऊपर बड़ा ही जोर डाला पाकिस्तान अलग राष्ट्र बनाने के लिए 16 अगस्त 1946 को, और इसकी वजह से बड़े ही भयंकर कौमी दंगल जो है वो चालू हो गए।
Looking at the situation in India, Sardar Patel, Jawaharlal Nehru, and other Congress leaders felt there was no other alternative except accepting the demand of Muslim League for Pakistan. Because Muslim League and Jinnah insisted for separate Pakistan. भारत की पूरी परिस्थिति को देखते हुए सरदार पटेल, तभी के जवाहरलाल नेहरू और दूसरे कांग्रेस के नेता ने ऐसा महसूस किया कि अब हमारे पास मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की एक अलग से मांग कर रही है उसको देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बिकॉज मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के प्रमुख थे उन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग की थी। द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग ऑन December 9, 1946. The Muslim League executive held on January 31, 1947 decided to boycott the cabinet meeting and gave a rapid and extensive program for demand of Pakistan. जो कैबिनेट की मीटिंग्स हुई December 9, 1946 और January 31, 1947 में, उन सभी का बॉयकॉट किया मुस्लिम लीग ने और एक पूरा प्रोग्राम डिसाइड किया और उसमें कहा गया कि इस तरीके से हमें पाकिस्तान चाहिए। Mountbatten convinced Nehru and Sardar Patel, who understood the matter, that having a well-organized central government having administrative units under the center shall be more peaceful and progressive instead of weak central government consisting of many autonomous and opposite constituents. माउंटबेटन ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू को ये समझाया कि एक बड़ी ही स्ट्रक्चराइज तौर पे फॉर्म हुई केंद्र सरकार और उसके पास जो होंगे वहीवटी कुनेह वाले केंद्र के अंदर प्रतिनिधि होंगे, ऐसी सरकार जो है वो बड़ी शांतिपूर्वक और बड़ी ही विकासशील होगी, ना कि एक कमज़ोर सेंट्रल गवर्नमेंट कि जिसके अंदर कई सारी ऑटोनॉमस अपोजिट कंस्टिट्यूएंसी होगी। National leaders found this argument acceptable. Sardar Patel and Nehru discussed this matter with Gandhiji, who also helplessly accepted arrangement of partitions of India with heavy hearts. सरदार पटेल और नेहरू ने ये बात जो है गांधी जी के साथ चर्चा की उसकी, और गांधी जी ने बड़े भारी हृदय के साथ इस अरेंजमेंट को स्वीकार किया, इस पूरे एग्रीमेंट को स्वीकार किया। सो ये थी हमारी पूरी जर्नी मूवमेंट टुवर्ड इंडिपेंडेंस के, जिसके अंदर भारतीय लोगों के अंदर डिवीज़न हुए और बड़े ही दुख के साथ भारत के दो भाग हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पार्टीशन मीटिंग जो हुई माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग, जिसमें भारत के पार्टीशन जो है वो डिसाइड किए गए, इसमें मुख्य प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ। एक है यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन जो ये दिखाए गए हैं, तभी के भारत के वाइसरॉय थे, लॉर्ड वेवेल की जगह आए हुए। जवाहरलाल नेहरू जो यहाँ पे आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये है मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के प्रमुख तभी के कि जिन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग की थी। असल में तो मॉर्ले मिंटो जो एक्ट 1909 में सुधार हुआ और मुस्लिम लीग की स्थापना की, तो असल में भारत के भाग की नींव अंग्रेज़ों ने ही रखी थी। मोहम्मद अली जिन्ना तो एक उसका जरिया थे, एक मोहरा थे नाम देने के लिए। चलिए अब पढ़ते हैं माउंटबेटन प्लान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया किस तरीके से हुए। On March 24, Viceroy Mountbatten presented his scheme. According to him, there was no alternative other than the partition of India. उन्होंने जो एक स्कीम पेश की लॉर्ड माउंटबेटन ने, उसमें ऐसा कहा गया था कि भारत के दो भाग करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। National and prolific leaders like Sardar Patel understood the matter. After many discussions and pondering, finally on June 3, 1947, Viceroy Mountbatten decided to plan the partition of India. 3 जून 1947 को वाइसरॉय माउंटबेटन ने ये प्लान जो भारत के डिवीज़न का है वो पास किया। दिस प्लान is known as the Mountbatten Plan. The Congress leaders and the Muslim League accepted this plan.
When Mountbatten Plan started getting implemented, the people of East Bengal and Sylhet province of Assam decided to join East Pakistan. जब माउंटबेटन प्लान स्टार्ट हुआ इम्प्लीमेंट होना, तो जो पूर्व बंगाल और सिलहट प्रांत के कुछ लोग थे, उन्होंने पूर्व पाकिस्तान के साथ जुड़ना पसंद किया. वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल were affiliated with India as per decision of their assembly. जो पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल था, वो निर्णय के अनुसार भारत के साथ जुड़ा हुआ रहेगा. वेस्ट पंजाब joined the Pakistan. It was decided to affiliate Northwest Province, Sindh and Baluchistan with Pakistan. लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत जो पश्चिमी पंजाब था, उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपना हाथ मिलाया, और नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी जो राज्य थे, यानी कि सिंध और बलूचिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना पसंद किया. ठीक है, तो ये था पूरे भारत का डिवीज़न और माउंटबेटन प्लान. तो यहाँ तक आज का लेक्चर रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की, भारतीय स्वतंत्रता का कानून. तब तक थैंक यू. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी.